ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टल कैसा होता है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, 14 ब्रेविस लैटिस पढ़े थे, कौन से होते हैं, किसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं, वो सारी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और फिर लास्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम है, ये तुम्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, और उसको कैसे याद करते हैं वो भी मैंने तुम्हें बताया था। तो ये था, मैंने तुम्हें बताया था इसको इस तरीके से लिखना है, CROM। हाँ, CROM लिख के ट्राई टेट्राहेड्रल हेक्सागोनल लिखोगे, उसके बाद इसको इस तरीके से करना है। मैं तुम्हें फिर से करके दिखाता हूँ। CROM। मैं भी ये बता देता हूँ। C stands for cubic, R stands for rhombohedral, O stands for orthorhombic, M stands for monoclinic, ये हो गया ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। ठीक है, ये हो गया। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि 2, 3 और 2 का पेयर बनाना है, मतलब सेट बनाना है। तो 2 का सेट ये हो गया, 3 का ये हो गया। अब यहाँ पे एजेस आएंगे, तो सबसे पहले इनके सेट में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये लिखना है। यहाँ पे भी क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे आएगा a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। लास्ट में क्या करना है, a इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी, a इज इक्वल टू बी विच इज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ तक तो सारा क्लियर ही रहता है। अभी तक आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अब इसमें जो तीनों का जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा विच इज 90 डिग्री। तो इसका ये वाला है, उसके बाद ट्राइक्लिनिक हमें देखना है, इट इज मोस्ट असिमेट्रिक। इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। सो इसका क्या होगा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, या सिर्फ इतना ही लिख देंगे। हेक्सागोनल में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री का होता है। ये हमें ये याद रखना है। पहले ये जो 3 है ये तो आराम से याद रहेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो तुम लिख लोगे। उसके बाद ये जो मोस्ट असिमेट्रिक है इसको भी लिखने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बचे ये 3, ये जो इसमें इन दोनों में जो है एक चीज़ कॉमन है कि अल्फा बीटा दोनों में कॉमन होता है और गामा अलग होता है। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू बीटा विच इज नॉट इक्वल टू गामा। इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए। लास्ट में क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, मतलब अपोजिट नहीं, इसमें भी सेम ही रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बस इट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, तो 7 चीज़ें हैं, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इनके ये करेक्टरिस्टिक या पैरामीटर्स हो गए, कैसे वो पहचाने जाते हैं, और इसको याद करना मैंने तुम्हें बताया कि बहुत आसान है। ये बस तुम 3-4 बार ट्राई करोगे ना तो आराम से आ जाएगा। तो इसको ट्राई करके देखना, 2-3 बार लिखना, बहुत आराम से आ जाएगा। बस तुम्हें क्या करना है, पहले वाले का सेम रखना है, ये ब्लू में लिखा हुआ है, ठीक। फिर ये मोस्ट एसिमेट्रिक है, तुम इसको लिख सकते हो। इन दोनों का हेक्सागोनल है, तो हेक्सागन में एक जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, 120 डिग्री। तो तुम्हें 120 डिग्री का यहाँ पे लिखना है क्योंकि ये हेक्सागन। ये लिखने के बाद तुम्हारे बच्चे ये वाला और ये वाला ऑलमोस्ट सेम है। इसमें गामा ही अलग होता है, तो तुम अल्फा इक्वल टू बीटा विच इज़ नॉट इक्वल टू गामा। और इसमें ये क्या होता है, ये सब सेम रहता है, बस यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाना। 2-3 बार करोगे बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। चलो मूविंग फर्दर, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है,
विच इज सिमेट्री ऑपरेशंस या सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, इसको मैं मिटाना भूल गया। एनीवेज, तो इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा। देखो ये टॉपिक पढ़ना बहुत आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, और इसको हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग मास्टर्स में थे, मास्टर सेकेंड सेमेस्टर में थे, ग्रुप थ्योरी वहाँ पे पढ़ा था। तो सिमेट्री एलिमेंट्स, तो अनफॉर्चुनेटली हमें लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ना है, और लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको करने से पहले हमें सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ मैंने तुम्हें बता दिया कि ये एक मास्टर लेवल का कॉन्सेप्ट है जिसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको आराम से समझ पाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इधर से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ना है, और सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा सिमेट्री ऑपरेशंस, क्योंकि सिमेट्री एलिमेंट्स एक प्रोसेस होता है, और जब वो प्रोसेस पूरा होता है उसको हम लोग सिमेट्री ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन मतलब हमें कुछ काम करना है उस पर। सो एनी एक्शन, कोई सा भी ऐसा हम लोग मॉलिक्यूल के ऊपर काम करेंगे। सो एनी एक्शन दैट लीव्स द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल की पोजीशन इस तरीके से छोड़ दे टू लुक एग्जैक्टली सेम एज इट वाज बिफोर एंड आफ्टर इट हैज़ बीन कैरिड आउट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, फॉर एग्जाम्पल ओ, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर है। इसको मैं लिख लेता हूँ बिफोर। इसके ऊपर मैंने कोई सिमेट्री ऑपरेशन किया, सपोज मैंने एसओ लिख देते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, या सिमेट्री एलिमेंट किया और उसको अप्लाई किया इसके ऊपर। जब सिमेट्री एलिमेंट को किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है तो मतलब इट इज़ एन एक्टिविटी। तो यहाँ वो क्या है, एक एक्टिविटी है। ऑपरेशन मतलब कोई भी चीज़ को करने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो ऑपरेट कर रहा है या ऑपरेशन हो रहा है उस पर। तो सिमेट्री एलिमेंट जब इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिमेट्री एलिमेंट इसके ऊपर लगाया। सिमेट्री एलिमेंट क्या है? ये 5 तरीके के हैं जो कि हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिमेट्री ऑपरेशन के लिए। तो सिमेट्री ऑपरेशन एक तरीके का एक्टिविटी होता है, एक एक्शन है। जब मैं इसके ऊपर करूँगा तो मॉलिक्यूल कैसा रह जाना चाहिए? मॉलिक्यूल रह जाना चाहिए एज इट इज़, जैसे वो पहले था। तो ये बिफोर है और यहाँ पे मैंने लिख दिया आफ्टर। सो बिफोर एंड आफ्टर should be identical, and the position coordinates should be same। ठीक है, तो बिफोर, जब मैं सिमेट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ या सिमेट्री एलिमेंट को इसके ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ तो वो बन गया सिमेट्री ऑपरेशन। तो जब मैं इसके ऊपर सिमेट्री ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल जैसे पहला था बाद में भी वो वैसे ही दिखना चाहिए। दिखने का मतलब क्या है कि वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और उसकी पोजीशन एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मॉलिक्यूल थोड़ा सा भी हिला है। अब देखो, पहले बिफोर में क्या था, मॉलिक्यूल इस तरीके से था, आफ्टर में भी मॉलिक्यूल ऐसी है। जहाँ पे ऑक्सीजन था वहीं है, हाइड्रोजन इस साइड लगा हुआ था, इस साइड है, इस साइड लगा हुआ था, इस साइड है। तो इसी तरीके से होना चाहिए। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये कोन लिया, ट्रायंगल लिया, और इसके ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन किया, सिमेट्री एलिमेंट लगाया और वो ऑपरेट हुआ, और ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये क्या है? बिफोर, और ये क्या है? आफ्टर। सिमेट्री ऑपरेशन लगाने से पहले सिमेट्री एलिमेंट क्या है यहाँ पे? कुछ भी हो सकता है कि मुझे उसको घुमाना है, मुझे उसे उल्टा करना है, मुझे उसे सीधा करना है, इस तरीके के सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। अभी मैं 2 मिनट में तुम्हें क्लियर करूँगा कि किस तरीके के होते हैं। तो बिफोर और आफ्टर में
बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? शेप तो सेम है, शेप इज सेम बट पोजीशन इज डिफरेंट। लेकिन क्या है, पोजीशन एकदम अलग है, एकदम नहीं अलग है। ये जो ट्रायंगल ऊपर था, इसकी जो चोंच इधर थी, या इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, नंबर कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया ए, इसको मैंने कर दिया बी, इसको मैंने सी। अब ये क्या कर दिया, ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो मतलब क्या है, ए नीचे आ गया, बी इधर चला गया और सी इधर चला गया। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करता हूँ, ऑपरेशन क्या है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट समझो। और एक और ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे कोई सिमेट्री एलिमेंट लगाया और मुझे मॉलिक्यूल मिल गया इस तरीके का। इस तरीके का मिल गया तो इसमें क्या है, ए नीचे आ गया, ये इधर गया। अब ये और ये, इनकी क्या पोजीशन क्या है, अलग है। पहले कैसे था, वो ऐसे था। समझ में आ रहा है? ये डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, पहले वो ऐसे था, लेकिन अब वो कैसे हो गया, अब वो उल्टा हो गया। बनाई देता हूँ, छोड़ो। तो ये वाला क्या था, बिफोर, और ये वाला क्या था, आफ्टर। और बिफोर और आफ्टर को जब मैंने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया तो वो अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बिफोर अलग था, आफ्टर अलग है। शेप सेम है लेकिन उसकी पोजीशन अलग है। हमें क्या चाहिए, पोजीशन मस्ट बी सेम। ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि मॉलिक्यूल के साथ किसी ने कोई छेड़खानी करी है, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल को किसी ने हिलाया नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने हिलाया, लेकिन हिलाने के बाद भी मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, इस तरीके से आके रुक गया कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसकी पोजीशन बिल्कुल सेम है। पहले जो भी कोऑर्डिनेट्स थे, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, बिफोर उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे, पहले कोऑर्डिनेट्स से 1 1 1, और अब कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं -1 -1 -1। तो मॉलिक्यूल के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, और अगर उसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, सो इट इज़ नॉट अ सिमेट्री एलिमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉट अ सिमेट्री एलिमेंट। केस 1 हो गया मेरा, ये वाला हो गया केस 2 एंड दिस इज केस 3। तो मैं लिख सकता हूँ केस 1 में दिस इज नॉट अ सिमेट्री एलिमेंट। और सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो सिमेट्री ऑपरेशन करने का क्या डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ भी करे, लेकिन मॉलिक्यूल क्या रहना चाहिए, एग्जैक्टली वैसा ही रहना चाहिए। तो बिफोर पे कोऑर्डिनेट्स ये थे, आफ्टर में कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 थे, और आफ्टर के बाद भी वो कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 1 1 है। तो अब मैं इसको देखूंगा, इसको मैं लगाता हूँ, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है। तो पहले वाला का जो ए था और पहले वाले का बी था और जो सी था, वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है। तो अगर वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे है, तो केस 2 के बारे में मैं लिख सकता हूँ, इट इज अ सिमेट्री ऑपरेशन। ये क्या है, सिमेट्री ऑपरेशन है। समझ में आया? थर्ड केस 3 में क्या है, केस 3 में ए तो वहीं रहा, लेकिन बी और सी की पोजीशन चेंज हो रही है। तो थर्ड वाले को मैं क्या बोलूँगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और इधर क्या हो गया, 1 -1 -1। तो केस 3 भी क्या है, नॉट अ सिमेट्री ऑपरेशन। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि सिमेट्री ऑपरेशन है या नहीं है।
सॉरी अटक गया, चल गया। ठीक, तो तुम लोग मुझे बताना कि ये सिमेट्री ऑपरेशन है या नहीं है। इसके ऊपर मैंने सिमेट्री एलिमेंट कुछ ऑपरेशन किया, एक ये हो गया, दूसरा मैं NH3 लेता हूँ, तीसरा ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, सर्कल ही ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे प्लीज़ अगर किसी को समझ में आया तो मुझे बताओ, फर्स्ट वाला एक सिमेट्री ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। हाँ सर होगा, सिमेट्री ऑपरेशन होगा। हाँ ठीक है, इसमें जैसी पोजीशन है एग्जैक्टली वो वही पोजीशन हमें दिखाई दे रही है, तो ये है। सेकंड वाले का नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, अपसाइड डाउन हो गया। ठीक है, थर्ड वाले का तो सर सेम लग रहा है, होगा ही। ठीक है, एग्जैक्टली सेम ही है, सर्कल को कैसे भी कर लो वो वैसे ही रहता है। फोर्थ वही वाला रहता है। नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। PR ठीक है। नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि कोई चीज़ सिमेट्री एलिमेंट ये ऑपरेशन है या नहीं है। हमें क्या देखना है कि मॉलिक्यूल जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, चलते हैं हम लोग वापस अपनी डेफिनेशन के पास। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है, एनी एक्शन दैट लीव्स द पोजीशन, कोई भी ऐसा एक्शन जो मॉलिक्यूल की पोजीशन को एग्जैक्टली वैसा ही छोड़ दे होने के बाद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सिमेट्री ऑपरेशन किस तरीके के होते हैं, 5 तरीके का होता है। एक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। एक होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको हम लोग CN से डिनोट करते हैं। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। एक होता है सेंटर ऑफ इन्वोजन जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर रोटेशन जिसको हम लोग SN से करते हैं। हमारे लिए ये जो मेन 4 है ना, वैसे 5 होते हैं ग्रुप थ्योरी में, जब हम लोग हायर लेवल पे पढ़ेंगे तो पाँचों के पाँचों पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमें क्रिस्टेलोग्राफी के लिए ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग ये 3 देखेंगे। और तो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें ई वाला भी, क्योंकि ई वाला तो बहुत ही सिंपल है। अभी फिलहाल हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। पढ़ाने के लिए मैं सारे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमें इन्हीं की ज़रूरत है। ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा तो इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं पढ़ा देता इसे। तो 5 तरीके के ऑपरेशन हो गए, एक आइडेंटिटी, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। इसमें से हमें क्या करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन करना है, क्योंकि जब हम लोग क्यूब का क्रिस्टल की सिमेट्री के बारे में बात करेंगे तो हमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। ये होता है, ये सारे हैं प्राइमरी, और इसको मैं बोल सकता हूँ ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमेट्री एलिमेंट। तो इसमें क्या होता है, हम लोग CN और सिग्मा दोनों को क्लब कर देते हैं, उसके बाद हमारा इम्प्रॉपर रोटेशन बनता है। तो मेजर हमारे जो प्राइमरी हैं वो यही हैं, और इन दोनों को, इसको और इसको मिला के हमारा SN बन जाता है। तो SN पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो एक सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इट इज़ बेसिकली डूइंग नथिंग एंड होल मॉलिक्यूल ऑब्टेन विद नो चेंज इन पोजीशन। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, मॉलिक्यूल जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देना है। अगर उसके ऊपर हम लोग कोई काम नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। तो अगर उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, सो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल हैव दिस एलिमेंट। तो हर एक मॉलिक्यूल के पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है।
किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ ले लो और उसको तुम छेड़खानी नहीं करोगे, उसके ऊपर कुछ नहीं करोगे, ना उसके ऊपर फोर्स लगाया है ना उसने कुछ किया है, तो उस पॉइंट पे वो उसका क्या होगा, वो कहीं पोजीशन चेंज नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ द न्यूटन्स लॉ। क्या बोलता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाती तब तक उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसके ऊपर तुमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा और उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो उसके ऊपर कुछ ना करने से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो सिमेट्री ऑपरेशन क्या है कि मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ भी कर दो, अगर उसकी पोजीशन सेम रहती है तो वो एक सिमेट्री ऑपरेशन है। तो अगर मैं उसके ऊपर कुछ नहीं करूँगा तो उसकी पोजीशन सेम रहेगी बिफोर भी और आफ्टर भी, जिसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। सो आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज बेसिकली डूइंग नथिंग। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं करा है। तो मेरे पास एक कार है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ई आइडेंटिटी एलिमेंट लगाता हूँ तो मॉलिक्यूल कैसा रह जाएगा, एग्जैक्टली वैसा ही रह जाएगा, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी। और अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसके ऊपर आइडेंटिटी ऑपरेशन करो, तो मतलब क्या है कि उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, समझ में आया? तो जो पोजीशन पहले थी एग्जैक्टली पोजीशन बाद में भी रहेगी। सो ई का क्या है, ऑल एलिमेंट्स, ऑल मॉलिक्यूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैव दिस सिमेट्री एलिमेंट। और इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी है। मैं अगर तुमसे बोलूँ वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, तो वो ऐसा होता है, और तुमने इसकी एक पोजीशन डेजिग्नेट कर दी कि ये इसकी पोजीशन है, और ये क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी होगी। जब तक तुम मॉलिक्यूल को ड्रॉ नहीं करोगे तो उसकी आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से रेस्ट पे है तो वो ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर आइडेंटिटी ऑपरेशन लगाओगे तो ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। सो ई का मतलब क्या है कि मुझे इस पर बेसिकली कुछ नहीं करना है। क्लियर? सो आइडेंटिटी बहुत आसान होता है, किस कोई से भी सिमेट्री एलिमेंट्स तुमसे पूछा जाए और तुमसे पूछा जाए कि ये कैसा एलिमेंट है, तो तुम बोल सकते हो इसके पास, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो इस पे इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो ज़रूर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा मॉलिक्यूल को। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है, वी हैव टू रोटेट अ मॉलिक्यूल from various axes such that its position remain unchanged। तो हमें मॉलिक्यूल को हिलाना है, हिलाना कैसे, हमें रोटेट करना है, बेसिकली उसको घुमाना है। तो हमें मॉलिक्यूल को घुमाना है, और इस तरीके से मॉलिक्यूल को घुमाना है, एंगल कितना होना चाहिए, लेस देन 360। 360 पे घुमा देंगे तो एग्जैक्टली वो सेम ही आ जाएगा, तो लेस देन 360। ठीक है, सो जो 360 वाला जो रोटेशन होता है कि मॉलिक्यूल को तुमने 360 घुमा दिया, तो मतलब बेसिकली तुमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल को हमें रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करना है कि मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम रहे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे मैं रोटेट करता हूँ मॉलिक्यूल को।
तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने। अब मुझे चुननी है कोई एक्सिस, तो बहुत सारी एक्सिस होती हैं, तो मैंने एक ये वाली एक्सिस चुन ली। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूँगा, इस तरीके से। तो मैं क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। तो एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको कितने डिग्री पे रोटेट करूं कि मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ जाए? कोई बताएगा मुझे? इसको मैंने रोटेट किया और ये यहीं आ गया। तो इसको मैं कितने डिग्री पे रोटेट करूं? ऐसे घुमाना है, दिख रहा होगा ना तुम्हें, इस तरीके से घुमाना है 360 पे। तो कितने डिग्री पे मैं रोटेट करूंगा कि ये यहीं आ जाए? इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ आ गया, ये वाला कॉर्नर कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, और ये वाला कॉर्नर हिला ही नहीं, जहाँ पे था वो वहीं है। तो कितने डिग्री पे मैंने इसको रोटेट किया कि वो इतने पे ही रह गया? कोई बता सकता है? सर 180 डिग्री। 180 डिग्री, यस, एकदम सही है। कि कितने डिग्री पे हम लोग रोटेट करेंगे इसको? 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे है, तो वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, कोई चीज़ सीधी है तो वो उल्टी हो जाएगी। और मैं किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ इसको? इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। तो ये घूमेगी ऐसे और ये घूमेगा इस तरीके से। 180 पे रोटेट करने पे ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, और ये तो कहीं जाएगा ही नहीं क्योंकि ये यहीं रोटेट करके यहीं रह जाएगा। तो मैंने रोटेशन कितने डिग्री पे करी है? 180 डिग्री पे। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ सी, कैपिटल सी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एन। एन इज द फोल्ड ऑफ एक्सिस, कि इतने फोल्ड पे मैंने रोटेट किया। तो एन को हम लोग बोलते हैं 360 डिवाइडेड बाय एंगल, जिस एंगल से मैंने रोटेट किया। तो मैंने इसको 360 पे कितने एंगल से रोटेट किया? 180 डिग्री पे। तो कितना आएगा? 2। सो इट हैज़ a C2 axis of symmetry। ठीक है, मुझे लगता है कि सबको नहीं समझ में आया। तो ठीक है, अब तुम लोग ही बताओगे मुझे। एक एग्जांपल लेते हैं, पंखे का एग्जांपल लेते हैं। फैन तो तुमने देखा होगा, घर में सबके होता है। लोगों के घर में 3, 4 या 5 का भी होता है। कॉमनली कौन सा होता है जिसके 3 ये है? ठीक है, इसको मैं कलर करता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे जो फैन, घर में फैन होते हैं सबका सारे जो उसके, क्या बोलते हैं इसे, आई डोंट रिमेम्बर। जो इसके ये होते हैं, ये सारे सेम कलर के होते हैं। मैंने तो इसको अलग कलर करके दिखाया है सो दैट तुम समझ सको। मैंने क्या लिया है, ये जेड एक्सिस लिया। देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये होगी, एक्स ये वाली होगी लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई जेड, ये हाइट हो गई। ठीक है, तो जेड एक्सिस कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, और ये पीछे को जा रही है। ठीक है, तो अंदर से घुस रही है और यहाँ पे इससे पीछे है। अब मुझे इसको रोटेट करना है इस डायरेक्शन में। तो मैं इसको रोटेट करता हूँ, और रोटेट करके मेरे पास ये सेम पोजीशन आ रही है, लेकिन कलर्स क्या हो गए? रोटेट हो गए। ग्रीन अब यहाँ पे आ गया, ब्लू जो था वो इधर आ गया, और येलो जो था वो इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको फिर से रोटेट किया। तो अब येलो यहाँ पे था, अब येलो कहाँ आ गया? यहाँ पे आया।
ब्लू इधर आ गया और ग्रीन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब मुझे बताओ कोई, अंजलि तुम मत बताना, बाकी लोग बताएंगे। तो मैंने इस मॉलिक्यूल को कितने डिग्री पे रोटेट किया है, दिख रहा है ना तुम्हें, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। समझ लो पंखा तुम्हारे एकदम सामने है, ऊपर नहीं है, सामने है। तो सामने है तो इस ये क्या हो गया, रोटेट होके यहाँ पे आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई। तो कितने डिग्री का रोटेशन तुम्हें लग रहा है, कितने डिग्री का रोटेशन हुआ है यहाँ पे? 120 डिग्री। कितना, 120 डिग्री? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितने डिग्री का रोटेशन हुआ है, 120 का। अब इसको वापस यहाँ पे करने के लिए कितने डिग्री का होगा, उतने का ही होगा, 120 का। हाँ और अगर मैं इसको 120 करूँ तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये येलो, इधर ब्लू आ जाएगा और इधर वाला बचेगा ग्रीन। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूल को मैंने 120 डिग्री पे रोटेट किया तो मुझे सेम मिल रहा है। कितनी बार सेम मिल रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। ठीक है, थर्ड टाइम पे मुझे मॉलिक्यूल क्या मिल गया, सेम मिल गया। तो इसके ऊपर इसके पास क्या है, सी एन सिमेट्री है। मतलब मॉलिक्यूल को मैं रोटेट कर रहा हूँ लेकिन जो उसकी पोजीशन है ना वो सेम जा रही है। अगर तुम इसको सेम कलर कर दो तुम पहचान पाओगे, तुम नहीं पहचान पाओगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने कलर किस लिए किया, मैंने कलर इस तरीके से किया है कि तुम्हें समझ में आए कि ये मूव कर रहा है। अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि ये मूव करा या नहीं करा, क्योंकि सिमेट्री ऑपरेशन हम लोग इस तरीके से करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या रह जाए, एकदम सेम रह जाए। अगर मैं सारा सबका कलर ग्रीन कर दूं तो तुम नहीं बता पाओगे कि ये रोटेट भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो सिमेट्री एलिमेंट क्या है कि इस तरीके से मुझे रोटेट करना है कि मॉलिक्यूल क्या रह जाए, एग्जैक्टली सेम रह जाए। तो मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया। तो यहाँ पे एन जो होता है वो क्या होता है, 360 360 डिग्री में मैंने 120 एंगल पे उसे घुमाया। कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके पास क्या है, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि अगर रोटेट को मैं गिन लूँ तो उसका एंगल तो ज्ञात कर सकते हैं। क्या क्या, फिर से बोलो। सर से आपने 3 रोटेट दिखाया है, तो अगर मैं रोटेट को का नंबर मतलब काउंट कर लूँ तो फिर मैं हाँ उसका एंगल तो फाइंड कर सकता हूँ। हाँ हाँ, वही वही मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट मेरा वही था कि इसका दूसरा मतलब क्या है कि 360 में मैं उसे रोटेट करूं और रोटेट करते हुए मेरा मॉलिक्यूल कितनी बार मुझे सेम पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने हाँ जी। 360 डिग्री पे इसे रोटेट किया और कितनी बार मुझे मॉलिक्यूल सेम मिल रहा है, 3 बार। तो इसको मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोनों तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 360 से 120। तो पहले क्या करते हैं, जनरली हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना एंगल से मुझे घुमाने पे एक ही बार मिल रहा है। तो अब तुम 3 बार उसे ना करने की जगह तुम एक बार इसको करके देख सकते हो। 120 किया तो तुम सीधा लिख सकते हो C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या फिर 360 में उसको पूरा रोटेट करो और देखो कि मॉलिक्यूल कितनी बार उसी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल एक्सिस। ये क्या है हमारी रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, अब इसी पंखे को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इसका एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं ये वाली एक्सिस ले लेता हूँ, ये वाली, और इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन कौन सी एक्सिस ली मैंने, सामने वाली, बीच वाली नहीं ली, ये वाली ली है। तो जो ब्लू वाला होगा वो तो मूव करके वापस यहीं आ जाएगा, ये वाला पॉइंट घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा।
तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ये तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेकिन रेड और ब्लू में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएंगे। तो येलो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, येलो यहाँ आ गया, और ग्रीन कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, तो हमने क्या लिया, एक एक्सिस ये ली है और एक एक्सिस ऊपर वाली ली थी। तो ये कौन सी थी, ये C3 एक्सिस थी, ये है C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैंने 120 पे किया तो CN, और N मेरा क्या हो गया 360/180, या तो कितने आ गया 2 आ गया। तो इसके पास क्या है C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन। किसी को समझ में, मतलब सबको समझ में आ गया, या किसी को कोई डाउट है ये वाला C2 में, तो बताओ मुझे। हाँ तो मुझे डाउट है। हाँ बोलो क्या है। हाँ, सर डाउट ये है कि इसको जो रोटेट किए वो तो हाँ यानी C1 में ही तो यहाँ पे सेम कलर आ रहा है ना। हाँ तो सर फिर ये C2 आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सिस और रोटेशन 180 में समझ गया, पर एक अगर मैं तो यहाँ पे 360 होना चाहिए ना। दो तरीके हैं ना करने के लिए, दो तरीके हैं। जैसे मैं सिर्फ इतना कर देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में, और मैं इसको 120 पे कर देता हूँ, ये इधर आ गया, तो पूरे मॉलिक्यूल की पोजीशन एक है। कलर मैंने इसको यहाँ पे ज़बरदस्ती अलग अलग किया है, इसलिए किया है कि तुम्हें कलर दिखे और तुम समझ पाओ कि ये इधर से इधर मूव किया है, जिससे तुम्हें पता चल पाए कि रोटेशन हुआ है। अगर सबको सेम कर देंगे तो मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कर दूँ और मैंने ले लिया 120, तो मैं n की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, 360 में से 120 पे डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ C3 एक्सिस। दूसरा क्या है कि मैं 360 बार रोटेट करूँ और चेक करूँ कि कितनी बार मॉलिक्यूल सेम आया। तो 360 बार मैंने रोटेट किया और चेक किया कि वो 3 बार सेम आ रहा है, तो वो C3 होगी। अब इसको मैं 180 पे फिर से रोटेट करूँगा तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कितनी बार आया, 2 बार आया, तो ये क्या हो गया C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आया ये। तो ऐसा नहीं है कि कितनी बार है, बट ये है कि ये वाला जो है कि एक बार रोटेट कर दो मॉलिक्यूल सेम आ जाता है, तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट कि समझने का कि कितना आ गया है। ठीक है, तो इसमें मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तुम्हें अगर 3 या 4 बार रोटेट करके तुम्हें समझ में आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, तुम वो वाला याद रखो और इस वाले से कंफ्यूज मत हो। समझ में आ रहा है। कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट है कि इसको कितनी बार रोटेट किया और वो उतने बार आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड, उसी पे स्टिक करो, इसको इग्नोर करो फिलहाल। ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए, ये नहीं कि दोनों कॉन्सेप्ट को तुम मिक्स कर दो और तुम्हारा सारा गया। समझ में आ रहा है। जी नहीं तो ये जी वाला मैंने ये सोचा कि 2 बार रोटेट करना था ना इसको। क्या, यानी मैंने ये सोचा जो आप जो पहला वाला बताए हुए हैं हाँ 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 120 डिग्री रोटेट करके। हाँ 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 उनमें C को 3 बार जैसे मतलब आप लिए हुए हैं हाँ हाँ, तो मैंने 3 कलर में। 3 बार रोटेट करके दिखाया है। हाँ, इसको भी मैं हाँ 2 बार इसमें तो रोटेट कर अगर सकता हूँ। हाँ हाँ तो अभी तो मैं देख रहा था कि एक ही बार रोटेट किया हुआ था। हाँ हाँ, तो एक ही जी बार ये रोटेट, भी मैं हाँ एक ही बार रोटेट करने पे मेरा आंसर आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसे दूसरी बार हाँ रोटेट नहीं किया, लेकिन मैं उसे दूसरी बार जी रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स योर जी विश, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे वही करो। ठीक है, ऐसा नहीं, इससे आसान कोई मेथड तुम्हें मिले तो मुझे भी ज़रूर बताना। ठीक है, जिससे बच्चों को ज़्यादा सर से, ABC करके भी तो समझा सकते हैं। हाँ हाँ ABC करके क्या, अब पंखे में मैं ABC लिखूंगा तो वो होगा, मॉलिक्यूल को मैं ज़रूर ABC करके दिखा सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं हाँ दूसरा यहाँ पे। ABC करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो इसको क्या होगा, 360 में मैंने इसको रोटेट किया, 180 पे रोटेट किया ये, फिर 180 पे फिर इसको वापस रोटेट किया, तो ये हो गया 360 में। तो 360 रोटेट करने पे मुझे मॉलिक्यूल कितनी बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, तो ये क्या हो गया C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब इसी तरीके से एक एक्सिस ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, और एक एक्सिस ये भी है। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको फिर से बनाता हूँ यहाँ पे। ये सब हो गया, कंफ्यूजन हो गया, समझ गया। हाँ ठीक है, तो फिर भी मुझे एक बार सबके लिए कंफर्मेशन के लिए मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3 C2 एक्सिस हैं। तो एक एक्सिस हो गई ये वाली,
कि इसको यहाँ से 180 पे रोटेट करेंगे, ठीक है। एक एक्सिस ये हो गई ये वाली, कि इसमें मैं 180 पे रोटेट करूँगा, और एक एक्सिस हो गई ये वाली, यहाँ पे मैं 180। सो ये जो फ़ैन है, जो तुमने हम लोगों ने फ़ैन लिया जिसके तीन क्या बोलते हैं, हैंड्स बोल सकता हूँ मैं, जिसके 3 हाथ है, ठीक है। तो ये जो फ़ैन है, इट हैज़ 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक है C3 एक्सिस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, 3C2 एक्सिस। तीन कौन सी एक्सिस है, C2 एक्सिस है। एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये वाली C2 एक्सिस है। लिख देता हूँ C2 C2 C2, और जो बीच में से गुजरेगी वो कौन सी है, C3 एक्सिस है। कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखाते हैं, तो ऐसे ये होगी C3 एक्सिस। अब यहाँ पे आता है एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा मॉलिक्यूल में हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है। एक्सिस एक मॉलिक्यूल में 10-15 भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। सो जो हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस हैं, C2 है एंड C3 है, दो ही तरीके के, C4 नहीं है हमारे पास। तो C2 C3 में से कौन सा बड़ा है, C3 बड़ा है, 3 is greater than 2, therefore C3 is the principal axis। क्लियर, तो इसलिए C3 क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो सबसे बड़ी एक्सिस होगी, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर की होगी, 1 2, मतलब ये तुम्हारे पास एक C3 है और एक C10 है, तो तुम किसको लोगे, C10 को लोगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस पता होनी चाहिए, जो सबसे बड़ी एक्सिस है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और वही कैरेक्टरिस्टिक होती है। मतलब अगर मैंने तुम्हें बोला कि मॉलिक्यूल के पास C10 है, तो मतलब हाईएस्ट और बहुत हाई ऑर्डर है, मतलब वो 360 को 10 टाइम्स मूव करेंगे, मतलब 36 डिग्री पे मुझे सेम मॉलिक्यूल दे देगी। तो 360 टाइम्स मैं अगर उसे मूव करूँगा तो मुझे 10 टाइम्स मॉलिक्यूल सेम मिलेगा, मतलब मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है। इससे ये पता चलता है। अगर मॉलिक्यूल के पास C2 एक्सिस है, मतलब मॉलिक्यूल क्या है, इस तरीके से है कि उसको 360 पे रोटेट करेंगे तो 2 बार सेम मिलेगा, मतलब 180 डिग्री पे मुझे मॉलिक्यूल सेम मिलेगा। चलो एक और मॉलिक्यूल करते हैं अच्छा सा। सर 3C2 एक्सिस नहीं समझ पाए। 3C2 एक्सिस नहीं समझ पाए, ठीक है, मैं बताता हूँ। भाई चलो मैं तुम्हारे हिसाब से ABC लिख देता हूँ, ठीक है, ABC से जल्दी हो जाएगा। अब मैंने क्या लिया, ये वाली एक्सिस ली थी, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस लेने पे 3 में दिखाता हूँ, एक सामने, एक इधर, और एक इधर, ठीक। तो जब मैंने ये वाली ली C साइड पे, तो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, इसी तरीके का बनेगा। तो C वाला तो सेम जगह रह जाएगा, B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल को मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, तो C अपनी जगह पे रहेगा। दूसरा क्या है कि मैंने ये A पे ले लिया, तो जब मैंने A पे लिया तो A वाला क्या रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, B और C का शेप चेंज हो जाएगा, C इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा, ठीक है। और एक कौन सी है, ये वाली है, इसको मैंने रोटेट किया, तो ये वाली ली है मैंने, ये वाली, तो B तो वहीं रहेगा, C और A चेंज हो जाएगा, इधर A आ जाएगा और इधर C आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मॉलिक्यूल तीनों केसेस में सेम ही दिख रहा है। तो 3 एक्सिस हैं, एक ये इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और तीनों क्या है, C2 एक्सिस हैं, क्योंकि तुम तीनों में क्या कर रहे हो, 180 डिग्री पे
रोटेट करो तो ये भी C2 है, ये भी C2 है, ये भी C2 है, तो हमारे पास ओवरऑल कितनी हो गई 3C2 हो गई। शिवम समझ में आया या फिर मैं कलर करके दिखाऊं इसे? शिवम शिवम गायब हो गया। हाँ सर एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, बोले क्या मॉलिक्यूल्स को किसी भी एक्सिस से और किसी भी मतलब एक्सिस से रोटेट कर सकते हैं हाँ क्या, हाँ, किसी भी कोई डायरेक्शन कोई भी में? किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, बस तुम्हें क्या करना है 360 डिग्री पे रोटेट करना है। तुम कोई सी भी एक्सिस ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, या बीच की कोई भी एक्सिस ले लो। बस मॉलिक्यूल इस तरीके से घूमना चाहिए कि उसकी पोजीशन एग्जैक्टली सेम दिखे, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारी हो, 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, बस वो सारी हमें लिखनी होती है कि कितनी है। शिवम ठीक है सर। हाँ सर समझ गया। तुम तो बीच में चले गए थे, तो तुम्हें समझ में आ हाँ गया या समझ नहीं? में थी। हाँ सर, हाँ सर। ठीक ठीक है, ओके। सो कुछ और मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर किए थे 10 ऑब्जेक्ट्स, देखते हैं चलो। CO2 देखते हैं, CO2 HClO2, ये सिंपल है, CO2 HCl एंड O2, ठीक है। तो इन पे हमें देखना है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सिस दिखाता हूँ। पहले किसकी बात करूँ? पहले C2 की बात करता हूँ। तो बिना बोले तुम बता सकते हो कि इसके ऊपर कौन सी एक्सिस होगी। अगर मैं ये वाली एक्सिस लेता हूँ तो इसको मैं कितने डिग्री से घुमाऊँ कि ये सेम मॉलिक्यूल आ जाए? 180 डिग्री, हाँ, 180 डिग्री। तो कौन सा हो गया C2, 360 को घुमाकर। इस मॉलिक्यूल को मैं कितने डिग्री से घुमाऊँ कि ये मुझे सेम मिल जाए? सेम 180 डिग्री से मैं इसको मूव करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? सेम मिल जाएगा। इसको मैं कितने डिग्री से घुमाऊँ कि ये सेम मिल जाए मुझे? तो 360। 120। 120 कैसे? इस तरीके से घुमाना है। तो Cl अगर इस तरीके से घूमेगा तो या तो यहाँ पे आ सकता है 180 पे, और ये वापस Cl यहाँ पे जा सकता है। तो इस तरीके से घुमाना है कि मॉलिक्यूल सेम दिखे, सेम ही पोजीशन पे पहुँचे। तो 360 डिग्री पे पहुँचेगा। तो ये कितने डिग्री पे आ रहा है? C360। जब मॉलिक्यूल 360 पे जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये क्या है? E है, इसके पास E है। और मैंने तुम्हें बताया E हर मॉलिक्यूल के पास होता है, तो इसके पास E भी है और इसके पास क्या है? C2 भी है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल देखो, कोई भी शेप देखो और उससे पूछा हो कि कितने सिमेट्री एलिमेंट है, बिना सोचे समझे तुम्हें आइडेंटिटी एलिमेंट कैपिटल ई लिख देना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि कैपिटल ई क्या है? 360 पे रोटेट करना है। किसी भी चीज़ को 360 पे रोटेट करोगे वो एग्जैक्टली वही आएगा। तो बिना सोचे समझे आंखें बंद करके तुम ई लिख सकते हो। चलो ई लिख दिया। अब C2 हो गया। अब मुझे कोई और बताएगा कि इस मॉलिक्यूल के पास एक बहुत हाई ऑर्डर की एक्सिस है, वो मुझे पूछना है कि कौन सी एक्सिस है, और वो एक्सिस इसमें भी है, इसमें भी है। कोई बता सकता है? चलो मैं हिंट देता हूँ। ये मेरे पास एक्सिस है, ये वाली एक्सिस। तो मुझे HCl मॉलिक्यूल है, बॉन्ड है, और Cl तो काफ़ी बड़ा होता है, तो चलो मैं बड़ा बना देता हूँ। ये जो एक्सिस है इस मॉलिक्यूल में से घुस रही है, बॉन्ड के थ्रू चलती है, इधर से आ जाती है। दूसरे कलर से करते हैं तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। इधर से गई और इधर होते होते इसको मुझे रोटेट करना है। कितने डिग्री पे रोटेट करूँगी मॉलिक्यूल सेम रहे? बता सकता है कोई? कितने डिग्री पे मुझे रोटेट करना चाहिए इस मॉलिक्यूल को? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसको 10 डिग्री पे रोटेट करूँगा मॉलिक्यूल सेम रहेगा?
नहीं आ रहा समझ में? तो नहीं अच्छा, आया समझ। चलो अर्थ को देखते हैं। अर्थ तो तुमने देखी होगी, मतलब बाहर से तो नहीं देखी है, वैसे तो देखी होगी और कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो क्या प्रोड्यूस होते हैं? डे और नाइट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसकी पोजीशन चेंज बेसिकली नहीं होती है, ठीक है। तो अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो कितने एंगल से रोटेट करेगी उसकी पोजीशन सेम रहे? वो हर एंगल पे रोटेट करेगी, उसकी एक्सिस सेम ही रहेगी। 0 डिग्री पे किया तो वो सेम रहेगा, 1 डिग्री पे रोटेट किया तो सेम रहेगा, 2 पे रह करेगी, 3 पे करेगी। सो इट इज़ बेसिकली अ बॉल। एक बॉल है जो तुमने बीच में से एक्सिस डाल दिया। अब इसको तुम कितने ही डिग्री पे रोटेट करते रहो, 0 पे किया, 1 पे किया, 2 पे किया, 3 पे किया, 4 पे किया, हर उस पे क्या होगा? वो एग्जैक्टली सेम रहेगी। और अगर वो हमेशा सेम रहेगी तो कितना ले सकते हैं हम लोग? इनफाइनाइट बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी क्या होगा? 0.1, 0.2, 0.3 से लेके 0.99 और उसके बीच में भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सी इन्फिनिटी। ये समझ में आया? नहीं आया? मैं दिखाऊं फिर से? नहीं सर, ये तो अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखो, एक बॉल लिया और बॉल को तुम ऐसे ऐसे रोटेट करते रहोगे तो उसकी पोजीशन क्या होगी? एग्जैक्टली सेम रहेगी। उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज नहीं होगी। कोई सी भी एक्सिस ले लो बॉल की, ठीक है। जैसे ग्लोब लेते हैं तो ग्लोब में ये तो ये यहाँ से घूम सकता है, देखा होगा तुमने। तो अगर तुम उसे घुमाते रहोगे किसी भी एंगल पे उसे घुमा दो, वो क्या रहता है? अपनी एक्सिस पे ही रहेगा, जिस एक्सिस पे है वो उसी एक्सिस पे ही रहेगा। और घुमाने पे उसकी वो पोजीशन चेंज नहीं होती है। ऑब्वियसली उसके अंदर जो जो एटम्स हैं या जो भी उसके ऊपर ड्रॉ कर रखा है उसकी चेंज होगी। वो पहले यहाँ पे होगा, फिर वो पीछे की साइड चला जाएगा, फिर इधर की साइड चला जाएगा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर पूरा ब्लैक कर दोगे तो तुम नहीं बता पाओगे कि ये किस पोजीशन पे है। या उसको पूरा सेम कलर कर दोगे तो तुम नहीं बता सकते कि ये आगे फ्रंट है या बैक है या क्या है, ठीक है। तो अगर इस एक्सिस, ये वाली एक्सिस ले ली मैंने और इस पे मैंने इसे रोटेट किया तो मैं इसको 360 पे इनफाइनाइट टाइम्स मैं इसको सेम पोजीशन पे रख सकता हूँ। आ रहे हैं समझ में? या नहीं आया? हाँ आ गया, समझ गया। आ गया। तो अगर मैं कोई बॉल लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ तो ओ गॉड, डिस्कार्ड कर दिया मैंने। एनीवेज, तो कितनी बार भी मैं उसे रोटेट करूँ वो एग्जैक्टली सेम रहती है, ठीक है। ये पीपीटी सेव नहीं हुई है, मुझे उसको कैंसिल करना तो वो डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। चलो वीडियो तो है ही, तो वीडियो से देख लेना, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इसको हम लोग कल और थोड़ा डेप्थ में देखेंगे और फिर हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सर तो आज तो वीडियो तक पोस्ट नहीं कीजिएगा। नहीं नहीं, वीडियो तो है ही, पीपीटी वो